Hello students, I hope you are enjoying your life. Stay happy, stay healthy. બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારા નમસ્કાર. This is Hiren Tandel, Padmaj Academy, नवसारी. मैं आपको 11th केमिस्ट्री यूनिट 2 सेमेस्टर 11th केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 यूनिट 8 रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है वो समझा रहा हूँ. एंड दिस इज द थर्ड पार्ट of this unit, redox reaction. If you are watching me directly on this video, so I suggest you to go through the first and second video for better understanding of this unit 8, redox reaction. In this third part, I resume from the point 8.3.3. That is the redox reaction as the basis for titration. Redox reaction as the basis for titration. Titration क्या है? Titration का यहाँ पे मैंने लिखा फाइंडिंग सब्सटेंस बाय कलर चेंज. जो कलर चेंज होता है उससे हमें पता चलेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और जो रिएक्शन हो रहा है वो इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया है. तो टाइट्रेशन में हमें जो अब तक हम समझे जैसे पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर हमने देखे हैं, जैसे लिटमस पेपर होता है जो पीएच को मेजर करता है, तो पीएच के हिसाब से वो अपना कलर चेंज करता है. ठीक है, तो ये भी टाइट्रेशन में आएगा. लेबोरेटरी में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ पाओगे. डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट यूजिंग द रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर. ठीक है, हमें रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर यूज करना है. जब रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है तो कलर चेंज होता है, तो उसके हिसाब से हम रिएक्शन को समझेंगे कि रिएक्शन इक्विवेलेंट कब होता है. कलर चेंज उसका बेस है मतलब. ठीक है, तो यहाँ पे हम पोटेशियम परमैंगनेट का पहले ले रहे हैं. तो जो द रिएजेंट इटसेल्फ इज इंटेंसली कलर्ड, जैसे कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो खुद के कलर होते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट आयन है. ठीक है, तो उसका खुद का कलर है, पर्पल कलर में रहता है वो. मैंगनीज आयन, ये मैंगनीज आयन एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर, ये खुद ही इंडिकेटर है, मतलब पर्पल कलर उसका खूब इंडिकेट करेगा. अब जो ऑक्सीडाइज करेगा, लास्ट ऑफ द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड द फर्स्ट लास्टिंग ऑफ द पिंक कलर अपीयर. ठीक है, तो इस रिएक्शन को पहले देख लेते हैं हम. तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख रखा है. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट एंड आयन. तो जब भी आयन ऑक्सीडाइज होगा मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंचेगा. इक्विवेलेंट पॉइंट, द पॉइंट वेयर द रिडक्टेंट एंड द ऑक्सीडेंट आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर मोल स्टोइकियोमेट्री. इसे इक्विवेलेंट पॉइंट बोलेंगे. जैसा ही इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंचेगा ये, तब तक हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट आयन में डालते रहेंगे, तो कोई कलर में चेंज होगा नहीं. जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंचेगा उसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी ओवरशॉट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, तो हमें जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस से पिंक कलर, उसमें पिंक कलर हमें थोड़ा दिखेगा. तो जब पिंक कलर दिखना शुरू हो जाए मतलब समझ लेना है कि अभी रिएक्शन कंप्लीट हो गया है. जब पिंक कलर दिखता है, ठीक है, तब उसका जो कंसंट्रेशन होता है परमैंगनेट का वो यहाँ पे दिया गया है 10⁻⁶ मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, आप 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर भी कह सकते हैं हम यहाँ पे. तो यहाँ पे मिनिमम ओवरशॉट करना है, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे आपको ऐड करते रहना है सॉल्यूशन में. जैसे पिंक कलर दिखना शुरू हो जाए मतलब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, ऐसा समझ में आ जाता है कलर चेंज से.
इस एक्सपेरिमेंट को बेटर आप लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो अच्छी तरह से समझ पाओगे इसको। ऐसे ये कुछ इंडिकेटर विच आर ऑक्सीडाइज इमीडिएटली। कुछ इंडिकेटर होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज इमीडिएटली। जैसे यहाँ पे डाइक्रोमेट है, ठीक है, डाइक्रोमेट विच इज नॉट अ सेल्फ इंडिकेटर, वो खुद इंडिकेटर नहीं है, बट ऑक्सीडाइज द इंडिकेटर सब्सटेंस, वो ऑक्सीडाइज कर सकता है जो इंडिकेटर सब्सटेंस है। जैसे डाइफिनाइल एमाइन, इसको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन डाइफिनाइल एमाइन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और किसमें कलर, जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट टू प्रोड्यूस एन इंटेंस ब्लू कलर। तो कौन सा कलर दिखेगा, जैसे इक्विलिब्रियम इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचेगा वैसे ही हमें कलर में चेंज मिलेगा डाइफिनाइल एमाइल में। तो कौन सा कलर दिखेगा हमें, ब्लू कलर दिखेगा, दस सिग्नलिंग द एंड पॉइंट, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा इसका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है डाइक्रोमेट का। इसी तरह से हमारा आगे है आयोडीन है, ठीक है। तो आयोडीन खुद जो आयोडीन होता है उसका डार्क ब्राउन कलर रहता है। रिएजेंट विच आर एबल टू ऑक्सीडाइज आयरन। तो आयोडीन को कुछ रिएजेंट जैसे कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, आयोडीन से हमारा यहाँ पे आयोडीन मिल जाएगा। आयोडीन itself gives an intense blue color with starch, जब आयोडीन स्टार्च से मिक्स होता है, ठीक है। आयोडीन itself gives an intense blue color with starch, जब स्टार्च और आयोडीन मिक्स होते हैं तो कौन सा कलर देगा, वो ब्लू कलर देगा, ठीक है। एंड हैज अ वेरी स्पेशल रिएक्शन विथ थियोसल्फेट आयन, ठीक है। थियोसल्फेट आयन जो होता है H2O3, थियोसल्फेट आयन, उसके साथ आयोडीन का स्पेशल रिएक्शन है बोलते हैं। जैसे आयोडीन है, अगर उसका थियोसल्फेट आयन हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कलरलेस हो जाएगा। आयोडीन प्लस थियोसल्फेट आयन, तो आयोडीन का कलर निकल जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू गो टू लेबोरेटरी एंड गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट, so you can watch the change of color. Color disappears as soon as the iodine is consumed by the thiosulfate ion. जैसे आयोडीन कंज्यूम हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कलर डिसअपियर्ड, आयन का कलर, आयोडीन का कलर डिसअपियर हो जाएगा। ये टाइट्रेशन है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो लिमिटेशंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का लिमिटेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होती है वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। चलो, उसके बाद है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोड को देखेंगे हम। जैसे आगे हमने देख लिया रिएक्शन 8.15 में हमने देखा जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमने कितनी बार इसको देखा है, आगे की चैप्टर की शुरुआत में देखा था। जिंक हमारा रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर डालेंगे तो वो जिंक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। उसको यहाँ समझाया, जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन,
ठीक है, जिंक खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज तो जिंक आयन हो जाएगा, और कॉपर आयन आर रिड्यूस टू मेटालिक कॉपर, और कॉपर आयन से क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, ड्यू टू द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर आयन। तो ये इसमें क्या था कि एक ही बीकर में पूरा रिएक्शन हो रहा था, लेकिन अभी उन लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई, एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया, 2 बीकर यूज किए यहाँ पे। ठीक है, तो पहले में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड पुट अ कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा है, कॉपर सल्फेट डाला है और अंदर कॉपर का ही रॉड रखा हुआ है, एंड दूसरा है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक रॉड रखा है, दूसरे में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और जिंक का रॉड रखा है। ठीक है, और रेडॉक्स कपल is defined as having together the oxidized and reduced forms of substance taking part in and oxidation or reduction half reaction. Redox couple में क्या होता है, defined as having together the oxidized and reduced form of the substance taking part in oxidation and reduction half reaction. दोनों oxidation और oxidation and reduction half reaction हो गया, रेडक्स कपल बोलेंगे। चलो तो यहाँ पे फिगर को समझते हैं, इसलिए आपको इजीली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये रॉड है वो हमारी किसका है, यहाँ पे Zn है, जिंक का है। ठीक है, और सॉल्यूशन जो हमारा है सल्फेट का है, जिंक सल्फेट है। और यहाँ पे जो ये है हमारा, ये हमारा लिया है कॉपर। ठीक है, और सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ओके, तो हमें पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो वो ऑक्सीडाइज होगी जिंक, तो जिंक ऑक्सीडेशन होगा जिंक का Zn प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 2 Zn प्लस आ जाएगा सॉल्यूशन में, Zn 2 प्लस, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एनोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे दिखाएगा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो वहां से ये कैथोड पे जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो कॉपर सल्फेट है तो Cu2 प्लस हो रहा है, SO4 माइनस हो जाएगा, तो कॉपर कहाँ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर लेगी और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगी, मतलब ये रॉड हमारा ठीक होगा, और यहाँ पे जिंक निकल रही है, मतलब ये रॉड हमारा थोड़ा थीन हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो एक यहाँ पे देखो तो जिंक इसमें ऐड हो रहा है, मतलब Zn प्लस का चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसमें, और यहाँ पे SO4 2 माइनस इसका चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक सॉल्ट ब्रिज दिया गया है। तो सॉल्ट ब्रिज में उन लोगों ने क्या यूज किया है वो देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज में यहाँ पे इसका दिया है सॉल्ट ब्रिज का, वी कनेक्ट सॉल्यूशन इनटू 2 बीकर्स बाय अ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड यूज करें, यही तो एमोनियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बॉयल विथ अगर अगर एंड लेटर कूलिंग टू द जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, और जो ये पूरा सेटअप है उसे डेनियल सेल भी बोला जाएगा। यहाँ पे लेना है हमें पोटेशियम क्लोराइड। ओके, पोटेशियम क्लोराइड लेंगे यहाँ पे, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा है, इस पे इस तरफ प्लस ज्यादा है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ये माइनस वाला क्लोरीन किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस चार्ज है वो इस तरफ जाएगा, तो चार्ज थोड़ा बैलेंस होगा। ओके, तो सॉल्ट ब्रिज का यही काम है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ से हो रहा है एनोड टू कैथोड, और जो करंट है वो कैथोड टू एनोड पास हो रहा है। सेटअप फॉर डेनियल सेल, इसे कहते हैं डेनियल सेल।
ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक reduced to copper iron. The circuit is complete. The migration of iron through the salt bridge, or migration of iron through the salt bridge से migration होगा iron. It may be noted that the direction of the current is opposite to the direction of electron flow. करंट जो पास होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो में देखा एनोड टू कैथोड जा रहा था, तो करंट कैथोड टू एनोड पास हो रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में पास होगा। चलिए ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। अगर डेनियल सेल, यहाँ पे जो 2 पॉइंट है उसे समझ लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम, पहले जैसे होता था एक ही बीकर में होता था तो जिंक टू कॉपर पे होता था, बट थ्रू द मेटेलिक वायर। अभी क्या हो रहा है, मेटेलिक वायर से पास हो रहा है, कनेक्टिंग द 2 रॉड्स एज इट अपरेंट फ्रॉम द एरो विच इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये जो मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया है इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं और करंट इस तरफ जा रहा है। द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सॉल्यूशन इन वन बीकर टू सॉल्यूशन इन द अदर बीकर फ्लोज बाय द माइग्रेशन ऑफ आयन थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से जो आयन माइग्रेट कर रहे हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है एक आयन से दूसरी ओर। यहाँ पे ये कंप्लीटली सर्किट खत्म पूरा हो जाएगा इस तरह से। ओके, द फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज अ पोटेंशियल। अब ये फ्लो कब पॉसिबल है, द फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कॉपर एंड जिंक रॉड नोन एज इलेक्ट्रोड। तो हमने क्या रखा है, यहाँ पे जिंक रखा है, इलेक्ट्रोड यहाँ पे कॉपर रखा है, तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तो ही करंट पास हो सकता है। द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका दिया गया है हमें, जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सबको दिया गया है। जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो नेक्स्ट जो टेबल है इसमें हम उसे स्टडी करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0.00 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे, ठीक है, उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हम बोलेंगे। ये हाइड्रोजन है हमारा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 0। इसके नीचे माइनस वैल्यू, उसके ऊंचे ऊपर प्लस की वैल्यू। जैसे नीचे जाएंगे, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे तो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट itself get ऑक्सीडाइज, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ सकता है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। और कौन नहीं छोड़ सकता, इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा वो, इट टेक्स इलेक्ट्रॉन and becomes reduced। ठीक है, लेकिन लिथियम इजीली छोड़ सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर की वैल्यू प्लस में आएगी और उसके नीचे की वैल्यू माइनस में रहेगी। तो उसको यही समझाया है, इसको पॉइंट को। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स दैट द रेडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। और पॉजिटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, मीन्स दैट द रेडॉक्स कपल is a weaker reducing agent than hydrogen।
ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट 298 केल्विन वोल्ट में। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हमें सेंटर पे रखना है। हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो उसको यहाँ पे भी समझाया लास्ट में। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मीन्स दैट द रेडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। यहाँ पे हम जो 2 बीकर रख रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें जिंक रख दिया जाए Zn और यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, इधर होगा, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी वैल्यू हमारी कैसी होगी, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। और जो हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है, जैसे 2 बीकर है, एक में कॉपर है और इसमें हाइड्रोजन है, ये जो दिखाया गया है रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, इस तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, तो इसकी वैल्यू क्या कैसे होगी, प्लस में वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। तो ये जो होता है हाइड्रोजन के नीचे वाले जो होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन उनसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन उसके ऊपर वाले जो होते हैं वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Okay students, so this is the end of my explanation of this chapter, redox reaction. I have tried to explain you this chapter in a most understanding and easy word, so you can easily understand this. And this is the end of my video. Thanks for watching. Have a nice day.